Hi everyone, myself Firoz Ahmed. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइट बायोलॉजी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन मोनेरा। मोनेरा में रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, मोनेरा के न्यूट्रिशन के बारे में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन मोनेरा। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है टू प्रोड्यूस प्रोजेनी ऑफ इट्स ओन काइंड या ओन टाइप। अपने जैसे प्रोजेनी बनाना या अपने से बच्चे बनाना या अपनी संतान उत्पन्न करना, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। री का मतलब अगेन और प्रोडक्शन का मतलब प्रोड्यूस करना। अपने जैसी प्रोजेनी प्रोड्यूस करना, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो मोनरा में दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है मेनली। पहला एक सेक्सुअल होता है, दूसरा सेक्सुअल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बाइनरी फ्यूजन या फ्यूजन के द्वारा होता है, और दूसरा स्पोर या एंडोस्पोर के द्वारा होता है। मुख्यतः जो हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फ्यूजन या फ्यूजन के द्वारा होता है, जो कि फेवरेबल कंडीशन में होता है। जब कभी अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है, उस दौरान हमारे पास स्पोर के द्वारा एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ प्रिमिटिव मेथड से होता है, डीएनए ट्रांसफर के द्वारा। तो सबसे पहले हम डिटेल में जानेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, जो मोस्ट कॉमन है, वो फ्यूजन के द्वारा ही होता है। यह माइटोसिस नहीं है, ये ओनली फ्यूजन के द्वारा होते हैं, बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन का मतलब ये होता है जैसे कोई एक बैक्टीरिया एक सेल है और ये एक बैक्टीरिया का डीएनए है, और इसमें यहाँ पर ये कोई एक मीजोजोम बना हुआ है। तो मीजोजोम के द्वारा क्या करते हैं, इसकी बीच में से डिवाइडिंग हो जाती है। डिवाइडिंग कैसे होती है, जैसे एक मीजोजोम है, ये दूसरा मीजोजोम बन गया और ये एक बैक्टीरिया सेल है। सबसे पहले इसका जो न्यूक्लियोइड होता है या डीएनए जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में। उसके बाद सेल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक सेल ये बन जाती है और दूसरी ये बन जाती है। इसमें यहाँ मीजोजोम होता है, मीजोजोम इनको डिवाइड कर देता है, और डीएनए जेनेटिक मटेरियल भी अलग अलग हो जाता है। तो एक सेल से दो सेल बन जाती है, यानी ये यूनिसेल्युलर होते हैं प्रोकैरियोटिक। और ये दो बैक्टीरिया बना लेते हैं फ्यूजन या बाइनरी फ्यूजन के द्वारा, जो कि ओनली फेवरेबल कंडीशन में ही होती है। जब फेवरेबल कंडीशन होती है, फेवरेबल कंडीशन क्या मतलब है? फेवरेबल कंडीशन का मतलब है रूम टेम्परेचर, पीएच इनके अकॉर्डिंग होना और तापमान होना इनके अकॉर्डिंग। तो जब ये होता है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन और बाइनरी फ्यूजन ही होता है मुख्यतः। तो इसकी हम मैकेनिज्म समझते हैं तो कैसे होते हैं। जैसे ये कोई एक सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है। कोई एक बैक्टीरिया की सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन है। इसमें ये इसका एक न्यूक्लियोइड है और मीजोजोम है। मीजोजोम के जरिए क्या करते हैं, सेल बड़ी हो जाती है और एक मीजोसोम से दो मीजोसोम बना लेते हैं और जेनेटिक मटेरियल भी डिवाइड कर लेते हैं। इसके बाद धीरे धीरे जेनेटिक मटेरियल सेल के किनारों पर चला जाता है और उसके बाद सेल डिवाइड हो जाती है, जिसके बाद हमारे पास टू बैक्टीरिया बन जाते हैं या टू बैक्टीरिया फॉर्म हो जाते हैं। इसे हम एमाइटोसिस कह सकते हैं। लेकिन यह ना तो माइटोसिस होती है और ना ही मियोसिस होती है, ये ओनली फ्यूजन होती है, हम जिसको बाइनरी फ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। मिजोसोम हेल्प करते हैं डिवीजन के लिए। मोनरा में ना तो माइटोसिस होती है ना ही मियोसिस होती है, इसे हम ए माइटोसिस का नाम दे देते हैं, लेकिन ये होती फ्यूजन या बाइनरी फ्यूजन है। डिवाइड होने में या डबल होने में जितना टाइम लगता है उसको हम जनरेशन टाइम कहते हैं। जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी। एक पीढ़ी को बनाने में या एक पीढ़ी के निर्माण करने में, प्रोडक्शन के लिए जितना टाइम हमारे पास बनता है उसको हम जनरेशन टाइम के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एक इकोलाई एक बैक्टीरिया है। हमारे पास इकोलाई एक बैक्टीरिया होता है, उसकी हमने कोई एक सेल ली या एक बैक्टीरिया लिया, यूनिसेल्युलर है।
उसको हमने डिवाइड किया उसमें हमने देखा कि यह 20 मिनट में इसने एक अपने ओन कॉपी बनाई, एक से दो हो गई, एक से दो कॉपी बनाई इसने 20 मिनट में। तो ये जो 20 मिनट है, 20 मिनट ही हमारा जनरेशन टाइम कहलाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे इफ जनरेशन टाइम इज 2 मिनट, यदि किसी सेल का जनरेशन टाइम 2 मिनट है और ग्लास इज 1/4 फिल इन 40 मिनट, और उसको किसी ग्लास को फिल पूरा होने में 40 मिनट लगते हैं, तब कंप्लीट ग्लास कितनी देर में फिल होगा। जो 1/4 फिल है, या हम बैक्टीरिया ले सकते हैं इसको, या कोई एक सेल कह दो, या एक कोई ग्लास, जैसे ग्लास ले लिया हमने, ग्लास में हमारा 1/4 फिल है, ग्लास 1/4 फिल है, ये तो हमारा 2 मिनट में था। इसके बाद जैसे ये फिल हुआ, इसने कहा कि कंप्लीट 1/4 फिल इन 40 मिनट, सॉरी ये उल्टा बोल गया मैं, जैसे ये 1/4 फिल है, ये 40 मिनट में फिल हुआ, और इसके बाद 2 मिनट का टाइम लेता है ग्लास कंप्लीटली फिल होने में। तो टोटल टाइम पूछा है कि कितना लगेगा, तो गिवन टाइम कितना है 2 मिनट। 1/4 फिल जो हुआ है वो कितने में हुआ है 40 मिनट में, तो 1/4 में 2 मिनट ऐड करो तो 1/2, इसमें भी 2 मिनट ऐड करो तो 1 आ गया, यानी कि 2 मिनट ऐड करने पर, यानी कि 40 + 2, 40 तो पहले थे प्लस 2, 1/4 फिल था ना, तो 40 मिनट तो ये था, 2 हमने ऐड किया तो आधा भर गया, आधे में हमने 2 मिनट और ऐड करके और इसको भरा वाटर से या जिस चीज़ से भी, मेनली हम बात कर रहे हैं डिवाइडेशन की या डबल होने की, किस है, तो ये कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास लगी 2 मिनट + 2 मिनट, तो हमारे पास ये 4 मिनट लगी इसे, 2 मिनट + 2 मिनट 4 मिनट, और 40 पहले थी, ये जो क्वेश्चन में गिवन था। तो 40 + 4 = हमारे पास है 44 मिनट। तो ये जनरेशन टाइम है। मेन पॉइंट यही है, मेन पॉइंट ये है कि कोई एक बैक्टीरिया है, उसको हमने देखा कि ये कितनी देर में डबल हुआ, तो उसके डबल होने में जितना टाइम लगता है वही उसका जनरेशन टाइम लगता है, यही उसका जनरेशन टाइम कहलाता है। इसके बाद हमारा सेकंड है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन की बात कर रहे थे हम, सबसे पहले हमने फिजन पढ़ा था। फिजन जो था वो हमारे पास फेवरेबल कंडीशन में होता था रिप्रोडक्शन मोनरा में। इसके बाद स्पोर फॉर्मेशन होता है जब कभी हार्श कंडीशन आ जाती है, अचानक से कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ गई कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तो उसमें उस टाइम क्या करते हैं, जैसे कोई बैक्टीरिया की एक कॉलोनी है, कॉलोनी से मीन्स वो कोई एक ऐसा स्थान है या एरिया है जहाँ पर बैक्टीरिया काफ़ी सारे ग्रो कर रहे हैं, अचानक से ग्रो कर रहे हैं नॉर्मली, उसके बाद अचानक से वहाँ अनफेवरेबल कोई कंडीशन आ गई, जैसे टेम्परेचर बढ़ गया, हॉट स्प्रिंग हो गया, उसके बाद क्या करते हैं, कुछ जो 60-70 डिग्री टेम्परेचर जो अनफेवरेबल कंडीशन आई, उसमें काफ़ी सारे जो बैक्टीरिया हैं वो उनकी डेथ हो जाती है। अब अगर सबकी डेथ हो जाए तो बैक्टीरिया ही ख़त्म हो जाए, लेकिन उसके लिए कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं ड्यू टू स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन क्या है वो समझते हैं। इसमें ज़्यादातर बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाते हैं हार्श कंडीशन की वजह से, अनफेवरेबल कंडीशन होने की वजह से, फेवरेबल कंडीशन ना मिल पाने की वजह से डेथ कर जाते हैं। लेकिन कुछ क्या करते हैं, वो अपनी चारों तरफ एक स्पोर बना लेते हैं या एक कवरिंग बना लेते हैं जिसको हम स्पोर बोलते हैं, उसकी वजह से वो बच जाते हैं। कैसे बचते हैं वो देखते हैं। जैसे कोई अनफेवरेबल कंडीशन आई, ये एक सेल एनवलप है, अपने चारों तरफ सेल एनवलप बना लेगा, ये उसका न्यूक्लियोइड है, कोई एक स्पोर है अपने चारों तरफ, वो एक कवरिंग बना लेगा जिसको हम स्पोर कहेंगे। अनफेवरेबल कंडीशन आई, ये तो फेवरेबल कंडीशन में है, ये कोई इसका सेल एनवलप है एट्सेट्रा, और ये मेनली अंदर बैक्टीरिया है, ये पूरा ही बैक्टीरिया है, इसकी सेल एनवलप है। जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आई, उसके बाद क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक कवरिंग बना लेगा, ये जो ब्लू ब्लू दिख रही है आपको डार्क से, ये अपने एक कवरिंग बना लेगा, इसको हम एंडोस्पोर बोलते हैं, या इसको ही हम स्पोर फॉर्मेशन भी कहते हैं। और ये कवरिंग तब तक रहती है, एंडोस्पोर तब तक बना, एंडोस्पोर में तब तक रहता है जब तक कि फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए।
उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तब ये सेल को तोड़ देता है, ऐसे सेल को ब्रेक करता है और उसके बाद बाहर आ जाता है और एंडोस्पोर उसके बाद हट जाती है, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन आ गई तो एंडोस्पोर हट जाएगी या स्पोर जो फॉर्मेशन हुआ था स्पोर का वो हट जाएगा और ये ग्रो करना शुरू कर देगा। तो ये अनफेवरेबल कंडीशन की थी। स्पोर किसे कहते हैं, स्पोर के बारे में कुछ जान लेते हैं। स्पोर क्या है, फॉर्म इन अनफेवरेबल कंडीशन। स्पोर को हमेशा जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होगी तभी स्पोर बनता है और कैन सर्वाइव एक्सट्रीम टेम्परेचर, यानी कि हाई एक्सट्रीम टेम्परेचर का मतलब बहुत ज़्यादा हाई, पीएच और केमिकल्स जब ज़्यादा उत्पन्न हो जाते हैं उसमें भी। इसका एक जीनस है बेसिलस क्लोस्ट्रीडियम, दे फॉर्म इन स्पोर, यह स्पोर बनाता है। ये जो हम अपने सिलेबस में पढ़ते हैं स्पोर फॉर्मेशन, ये पढ़ते हैं हम बेसिलस क्लोस्ट्रीडियम, जो स्पोर बनाता है यह बेसिलस क्लोस्ट्रीडियम ही बनाता है। एंड एंडोस्पोर कोई मदद नहीं करता इसकी रिप्रोडक्शन में, ये सिर्फ क्या करता है, इसको बचा कर रखता है, इसका बचाव करता है, इसकी सुरक्षा करता है तब तक जब तक कि फेवरेबल कंडीशन उत्पन्न ना हो जाए। और जब फेवरेबल कंडीशन उत्पन्न हो जाती है उसके बाद ये इसके सेल एनवलप को तोड़कर बाहर निकल जाता है और ग्रो करना शुरू कर देता है अपनी फ्यूजन या बाइंडी फ्यूजन के द्वारा ही, ना कि स्पोर के द्वारा। स्पोर सिर्फ इसके एक बचाव करता है, होता है इसमें एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन या बाइंडी फ्यूजन के द्वारा ही होता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। कुछ प्रिमिटिव मेथड का होता है जिसमें डीएनए ट्रांसफ़र करते हैं हम किसी बैक्टीरियल अन्य अदर बैक्टीरियल सेल से उस बैक्टीरिया सेल में, उस बैक्टीरिया का बाहर वाले बैक्टीरिया का डीएनए ट्रांसफ़र कर देते हैं जिसकी हमें रिप्रोडक्शन, जिस बैक्टीरिया का हमें रिप्रोडक्शन करना होता है, यानी जिस बैक्टीरिया का हमें रिप्रोडक्शन करना होता है उस बैक्टीरिया की सेल के अंदर हम किसी अन्य अदर बैक्टीरिया के डीएनए को एंटर कर देते हैं, जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम दे देते हैं। लेकिन हालांकि यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें हम सेक्स ऑर्गन को डिफाइन कर सकें या उसको हम डेफिनेटली देख सके, उसे हम मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, नो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। इसमें कुछ प्रिमिटिव टाइप का मेथड है, एक जो डीएनए ट्रांसफर के द्वारा होता है, व्हाट इज नो ट्रू रिप्रोडक्शन, क्योंकि एज इन बैक्टीरिया नो गैमेट फॉर्मेशन, क्योंकि ना तो इसमें गैमेट फॉर्मेट होते हैं और ना ही इसमें जाइगोट बनता है, ना गैमेट बनते हैं ना जाइगोट बनता है। जाइगोट और गैमेट इसलिए नहीं बनते क्योंकि इनमें जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो दिखाई नहीं देते और ना ही इनमें होते, क्योंकि दूसरे के डीएनए को निकालते हैं और इसमें इंजेक्ट कर देते हैं। इस तरह से हम ट्रू बैक्टीरिया नहीं है, ये फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके बाद देखते हैं हम, जैसे डायग्राम बना हुआ है, ये कोई एक बैक्टीरियल सेल है, ये अदर बैक्टीरियल सेल का कोई हम डीएनए लाए और इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया। इसके बाद ये बैक्टीरिया इसके साथ कंबाइन होगा और अपनी ओन कॉपी बना लेगा, इसके बाद ये फ्यूजन करेगा और उसके बाद फिर ये दो कॉपी बना लेगा, डॉटर सेल बन जाएंगे। इसको ही हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। हालांकि इसमें कोई सेक्स ऑर्गन नहीं होते, इसलिए इसमें हम मेनली जो रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में, मोनरा में, वो फ्यूजन के द्वारा ही होता है। ये मेन पॉइंट है, ये याद रखिएगा। अब हम ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बैक्टीरियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ डिफरेंस देखते हैं क्लियरिटी के लिए, कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों नहीं होता इसमें, उसके लिए क्या कंडीशन है। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कंडीशन है कि इसमें गैमेट बनता है और बैक्टीरियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट नहीं बनता, तो एक तो ये डिसएडवांटेज होगा इसका। दूसरा में जाइगोट बनता है, इसमें जाइगोट नहीं बनता। इसमें मियोसिस होती है, इसमें मियोसिस नहीं होती। इसमें सेक्स ऑर्गन हो भी सकते हैं
और नहीं भी, नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं। मेन क्या क्या है कि गैमीट और जाइगोट बनने चाहिए। जाइगोट और गैमीट बिना सेक्स ऑर्गन के भी बन सकते हैं और सेक्स ऑर्गन से तो बनते ही है। इसमें टोटली एब्सेंट होते हैं। इसमें वेरिएशन आती है ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे करते हैं, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो वेरिएशन आती है, वेरिएशन आती है। इसमें क्या है, इसमें वेरिएशन आती ही नहीं है। वेरिएशन ड्यू टू एंट्री ऑफ अदर बैक्टीरियल सेल, ये तो वेरिएशन आएगी नहीं, और आएगी तो इसमें जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो अन्य बैक्टीरियल सेल के डीएनए से आएगी, तो इसमें इस टाइप की वेरिएशन आती है। एक क्वेश्चन है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से या एमसीक्यू फॉर बोर्ड, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड के एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट इन, अब्सेंट स्पाइरो वगैरह नहीं, पाइला नहीं, पाइला एक एनिमल है, डायटम्स में नहीं, निमोनोकोकस में हो गया। पता कैसे लगा निमोनोकोकस, निमोनोकोकस जो एक बैक्टीरिया है, जो भी बैक्टीरिया होगा उसमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट ही होगा। तो बैक्टीरिया की एग्जांपल है कुछ जो बुक्स में दिए हुए हैं वो याद करने। इसके बाद टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे। 3 टाइप का हो सकता है। डीएनए ट्रांसफर जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो ट्रांसफर करते हैं हम डीएनए किसी अन्य अदर बैक्टीरियल सेल का, किसी बैक्टीरियल सेल में जिसकी हमें रिप्रोडक्शन करना होता है, तो उसमें हम ट्रांसफर कर सकते हैं बैक्टीरिया को 3 तरीके से। पहला ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, दूसरा कॉन्जुगेशन के द्वारा और तीसरा ट्रांसडक्शन के द्वारा। सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन को समझाने के लिए ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया था माइस पर, जिसको हम रैट बोलते हैं, माइस को रैट पर किया था 1928 में। इन्होंने क्या किया था कि एक डीएनए को लिया था मीडियम से और इसको एंटर कर दिया था बैक्टीरियल सेल में। उससे क्या हुआ था कि इसका डीएनए आपस में मिल गया था। तो देखते हैं क्या हुआ था। डीएनए एंटर फ्रॉम मीडियम, सो फिनोटिपिक चेंज अगर, तो कुछ चेंज आई, फिनोटिपिक मतलब कुछ चेंज आई इन दोनों के डीएनए में, तो यह ट्रांसफॉर्मेशन था। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब वो कुछ चेंज आया। जैसे हमने डीएनए एंटर किया तो इसका डीएनए, ये वाला डीएनए इसके साथ ऐड हुआ। ऐड होने के बाद इन्होंने अपनी अलग अलग एक कॉपी बनाई जिसको हम फिनोटाइपिक चेंज बोलते हैं। इससे कुछ फिनोटाइपिक चेंज आए जिससे बैक्टीरिया ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, हल्का सा चेंज हुआ। फिनोटाइपिक चेंज का मतलब है जो हमने अभी पीछे देखा था कि जनरेशन वेरिएशन आई, कुछ वेरिएशन देखने को मिला ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। दूसरा हमने कॉन्जुगेशन को देखा। कॉन्जुगेशन में क्या हुआ कि एक बैक्टीरियल सेल लिया हमने, कॉन्जुगेशन में एक बैक्टीरियल सेल लिया। बैक्टीरियल सेल में क्या किया हमने, ये इसका एक डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है। तो इसमें हमने 2 बैक्टीरिया की सेल ली, उनको आपस में रखा और उनमें हमने प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड है, इसको बोलते हैं हम प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है वो वायरस टाइप ही होता है, डिटेल में पढ़ेंगे हम उसमें सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। इन्होंने कॉन्जुगेशन ट्यूब के जरिए 2 बैक्टीरिया सेल को आपस में कॉन्जुगेट किया। तो उसमें ये जो एक ट्यूब लगी, इसमें एक प्लाज्मिड डाला, प्लाज्मिड इसमें दूसरे बैक्टीरियल सेल में एंटर हो गया, एंटर हो कॉन्जुगेशन ट्यूब के जरिए, इसीलिए इसको नाम कॉन्जुगेशन दिया गया। तो उसमें क्या हुआ, बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया को आपस में इंजेक्ट किया, बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया में प्लाज्मिड ट्रांसफर कराया बाय कॉन्जुगेशन ट्यूब। इसको हमने कॉन्जुगेशन कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों नहीं है अगर कोई पूछे, क्योंकि इसमें ना तो गैमीट बना,
ना तो इसमें गैमीट का फॉर्मेशन हुआ और ना ही इसमें जाइगोट बना, इसलिए ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, यह फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यह फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि ना इसमें गैमीट बना और ना इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। ये सिर्फ एक कॉन्जुगेशन ट्यूब के जरिए प्लाज्मिड एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे सेल में एंटर हुआ और इसने जेनेटिक मटेरियल के साथ कॉम्बिनेशन किया और नए बैक्टीरियल सेल को जन्म दिया। इसके बाद देखते हैं हम, हमारे पास है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन किसे कहते हैं? ट्रांसडक्शन का मतलब है वायरस फ्रॉम वन बैक्टीरिया ट्रांसफर डीएनए टू अनदर बैक्टीरिया, यानी कि एक बैक्टीरिया जिसकी हमें रिप्रोडक्शन करनी है, उस बैक्टीरिया के सेल में हम किसी वायरस के थ्रू अन्य अदर बैक्टीरिया के सेल को इंजेक्ट कर दें। वायरस का क्या काम? वायरस है इसमें बैक्टीरियोफेज, इसका काम क्या है? ये अटैक करेगा बैक्टीरिया पे, कि हम जिस बैक्टीरिया का हमें रिप्रोडक्शन करना है, इनके वायरस फ्रॉम वन बैक्टीरिया ट्रांसफर डीएनए टू अनदर बैक्टीरिया, वायरस के थ्रू एक बैक्टीरिया के डीएनए को दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए के साथ कंबाइन करना, उसको हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। इसमें मेनली वायरस जो है वो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, वो अटैक करता है बैक्टीरिया पर और उस बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए में चला जाता है। इस प्रकार हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन जो ये पढ़ा था, इसके अंदर ग्रिफिथ ने 1928 में दिया था। तो जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो एक्सपेरिमेंट ऐसे किया था, इन्होंने क्या किया था कि एक बैक्टीरिया लिया, न्यूमोनोकोकस, इन्होंने इस बैक्टीरिया पर एक आर स्ट्रेन स्लाइड पर बैक्टीरिया लिया और उसको स्ट्रेन की, रफ, जिसको नाम दिया इन्होंने रफ स्ट्रेन, यानी कि आर स्ट्रेन, जो नॉन वायरुलेंट था। दूसरा इन्होंने क्या किया कि एक रफ आर स्ट्रेन के ऊपर इन्होंने एक कैप्सूल टाइप कवरिंग बनाई, जिसको इन्होंने स्मूथ म्यूकस कैप्सूल कहा, जो कि वायरुलेंट था। तो इन्होंने क्या किया, आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट एक बैक्टीरिया लिया प्लस माइस लिया, माइस के साथ लिखा, तो इन्होंने देखा कि माइस जीवित है। दूसरा क्या किया, एस वायरुलेंट लिया और माइस लिया, तो देखा कि माइस किल्ड हो गया। तीसरा इन्होंने हीट किल एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया और माइस के साथ रखा, तो देखा कि माइस जीवित है। और चौथा इन्होंने क्या किया कि लाइव एस स्ट्रेन और हीट किल एस स्ट्रेन लिया, तो भी माइस किल हो गया। अब इसको समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि जो आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट है, ये तो नॉन वायरुलेंट है, तो इसे तो अगर हम माइस के साथ कंबाइन करेंगे तो माइस जीवित रहेगा। लेकिन एस स्ट्रेन क्या है, ये एक पॉइजनस का काम करेगा। जब माइस के साथ रखेंगे तो ये मर जाएगा, माइस मर जाएगा। अगर हम हीट किल्ड कर दे एस स्ट्रेन को, वायरुलेंट वाले को, और माइस के साथ रख के, तब भी माइस जीवित रहता है। लेकिन अगर हम हीट किल एस स्ट्रेन को लाइव एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया के साथ रख दें तो माइस मर जाएगा, क्योंकि हीट किल जो एस स्ट्रेन है यह खुद तो मर गया, लेकिन इसके अंदर जो इसके कुछ पार्टिकल्स हैं वो आर स्ट्रेन के साथ मिलेंगे, कंबाइन करेंगे, अपनी ग्रोथ करेंगे, और यह एक लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है, यह लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हीट किल एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ मिलकर अपने आप को एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर लेगा, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में जो है वो कन्वर्ट कर लेगा, इसीलिए माइस किल हो जाएगा। समझे? यानी जो आर स्ट्रेन है ये तो नॉन वायरुलेंट है, ये नॉन पॉइजनस है, इसको तो अगर हम माइस के साथ रखें तो माइस जीवित रहेगा, लाइव रहेगा। और ऐसी स्ट्रेन पॉइजनस है
तो ये डेथ हो जाएगी। हीट किल कर दिया, अगर हमने एस स्ट्रेन को हीट किल कर दिया तो उसके पार्टिकल्स तो है लेकिन वो मर गया, उसको कोई ऐसा कोई होस्ट नहीं मिला जिसके साथ वो अपना रिप्रोडक्शन करे और उसके साथ वो अपना रिप्रोडक्शन कर सके। तो हमने जब एस स्ट्रेन वायरुलेंट को माइस के साथ रखा हीट कर विदाउट करे तो माइस किल हो गया। लेकिन जब हमने इसको हीट किया तो उसका जो पॉइजन था वो मर गया और नॉन वायरुलेंट हो गया। और हमने जब इसको माइस के साथ रखा तो माइस जीवित रहा। लेकिन जो हीट किल एस स्ट्रेन था उसके साथ हमने आर स्ट्रेन, लाइव आर स्ट्रेन को, इसीलिए लिखा हुआ है कि लाइव, कि जीवित आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को रखा प्लस माइस को लिखा, तो देखा कि माइस किल हो गया। अब ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो हीट किल एस स्ट्रेन बैक्टीरिया थे, इसके जो सेल्स थे वे सेल्स होस्ट का इंतजार कर रहे थे। इसको होस्ट मिला आर स्ट्रेन के रूप में, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के रूप में। तो यह आर स्ट्रेन को इसने अपने एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया, एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया तो माइस किल हो गया। आई थिंक आप क्लियर हो गया होगा। ये देखो एक बार और देख ले, रिपीट कर देते हैं, रिपीट कर दे। जैसे ये कोई एक जार है, कोई एक ग्लास है कांच का, उसमें हमने क्या किया कि हीट किल एस स्ट्रेन को लिया, हीट किल एस स्ट्रेन को लाइव आर स्ट्रेन के साथ रखा तो ये इसके चारों तरफ एक फॉर्मेशन कर देगा एस स्ट्रेन की, एस स्ट्रेन की फॉर्मेशन कर दिया तो ये एक लाइव एस स्ट्रेन हो गया, लाइव एस स्ट्रेन हो गया। और जब हम इसको माइस के साथ रखेंगे तो ये माइस को किल कर देगा। क्लियर है? इसके बाद हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं मोनरा के। दूसरा पॉइंट आज हमने, दूसरा पॉइंट है ये। आज हमने अभी तक रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया। रिप्रोडक्शन का जो हमारे पास टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो चुका। दूसरा पॉइंट ये था, यह तीसरा है। इससे पहले हम न्यूट्रिशन पढ़ चुके, इससे पहले हम न्यूट्रिशन पढ़ चुके। पहले न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया हमने मोनरा का, और रिप्रोडक्शन अभी कंप्लीट किया है। रिप्रोडक्शन अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रेस्पायरेशन के बारे में। रेस्पायरेशन हमारे पास तीसरा टॉपिक होगा मोनेरा के बारे में। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे पास रेस्पायरेशन इन मोनेरा। रेस्पायरेशन का मतलब क्या होता है? श्वसन, यानी कि यह जो सांस लेते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। मोनेरा में जो रेस्पायरेशन है वो कितने टाइप का होता है? 4 टाइप के। मोनेरा में जो बैक्टीरिया हैं वो 4 टाइप के रेस्पायरेशन वाले होते हैं। पहले होते हैं ओब्लिगेट एरोब। एरोब का क्या मतलब है? एरोब का मतलब है ऑक्सीजन, यानी कि वह बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के बिना सरवाइव नहीं कर सकते उनको ओब्लिगेट एरोब कहते हैं। और ओब्लिगेट एनारोब, एन का मतलब नो और ऑक्सीजन, यानी कि जो ऑक्सीजन कैन गेट किल इन ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के बिना रेस्पायरेशन करना पसंद करते हैं, जो ऑक्सीजन में रहना पसंद नहीं करते, और अगर ऑक्सीजन में वे आए तो वे किल हो जाती हैं, इनकी डेथ हो जाती है उनकी। एग्जाम्पल है मिथेनोजन। अब तक हमने क्या देखा? पहला देखा हमने ओब्लिगेट एरोब। जीनो एरोब का मतलब ऑक्सीजन, सीधा सा हिसाब है, जो ऑक्सीजन के बिना सरवाइव नहीं कर सकते उनको हम ओब्लिगेट एरोब कहते हैं, यानी कि इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और ओब्लिगेट एनारोब कैन गेट किल इन ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में इनकी डेथ हो जाती है, ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करना पसंद करते हैं।
पहला बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव नहीं कर सकती, ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं। फैकल्टेटिव एरोब किसे कहते हैं? फैकल्टेटिव एरोब और फैकल्टेटिव एनारोब एक दूसरे के अपोजिट है। जो फैकल्टेटिव एनारोब में होना चाहिए वो फैकल्टेटिव एरोब में होता है, और जो फैकल्टेटिव एरोब में होना चाहिए वो फैकल्टेटिव एनारोब में होता है। देखिए किस कैसे, ये है हमारे पास फैकल्टेटिव एरोब, दे आर एनारोबिक, ये ऑक्सीजन नापसंद होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को पसंद नहीं करती हैं। ये कैन सर्वाइव इन O2, ऑक्सीजन में सर्वाइव कर सकते हैं लेकिन ये ऑक्सीजन को पसंद नहीं करते। दूसरा फैकल्टेटिव एनारोब क्या है कि ये एरोबिक होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन में सर्वाइव करना चाहते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश ऑक्सीजन मौजूद है या ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो उसके बगैर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। ओब्लिगेट एरोब और ओब्लिगेट एनारोब में तो बिल्कुल सीधा था। तो एरोब का मतलब ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन में सर्वाइव करते हैं, और एनारोब जो ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव करते हैं। फैकल्टेटिव एरोब में उल्टा है, एरोब का मतलब होता है ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन में सर्वाइव नहीं करना चाहते। फैकल्टेटिव एरोब का मतलब जो ऑक्सीजन में सर्वाइव नहीं करना चाहते लेकिन ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन पसंद करते हैं कि एनारोबिक होना। और जो एनारोबिक हैं ये एरोबिक होते हैं, ये ऑक्सीजन में सर्वाइव करना पसंद करते हैं लेकिन बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। ओब्लिगेट एरोब में तो सीधा है कि जो एरोब होंगे वो ऑक्सीजन को पसंद करेंगे, ओब्लिगेट एनारोब ऑक्सीजन को पसंद नहीं करेंगे, लेकिन फैकल्टेटिव एरोब वाले ऑक्सीजन को पसंद नहीं करते हैं और फैकल्टेटिव एनारोब वाले ऑक्सीजन को पसंद करते हैं। इसका अपोजिट है। ये जो है ये मेन पॉइंट है, यहाँ गलती होती है मेनली, तो इसको याद रखो कि एरोबिक एनारोबिक और एनारोबिक एरोबिक होते हैं। इसके बाद बात करते हैं रेस्पिरेशन में इतना ही है। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं। बैक्टीरिया तो मेनली 2 टाइप के होते हैं, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया जो आज के समय में मिलता है ह्यूमंस के साथ, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसीटीज। प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं आर्की बैक्टीरिया। प्रिमिटिव का मतलब है जो प्राचीन टाइम में होते थे, जैसे हार्श कंडीशन में जो पाए जाते थे। हार्श कंडीशन हाई टेम्परेचर और ऑक्सीजन अब्सेंट, हाई पीएच, वो एटसेट्रा जो आपको बताया। और लेटर कंडीशन क्या है कि नॉर्मल कंडीशन एट द टाइम, जिस टाइम पे हम पढ़ रहे हैं बैठे हुए, जैसे हम अभी टेबल पे बैठे पढ़ रहे, तो ये लेटर कंडीशन है। रूम टेम्परेचर, नॉर्मल पीएच, जो जिसमें ह्यूमन आराम से सर्वाइव कर सकते हैं, वो लेटर कंडीशन है। लेकिन इस कंडीशन में तो नहीं कर सकते, 70 डिग्री सेंटीग्रेड में तो ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकता, तो आर्की बैक्टीरिया उस टाइम पर सर्वाइव कर सकते थे। तो सबसे पहले हम आर्की बैक्टीरिया से ही स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज आर्की बैक्टीरिया। एक्सट्रीम कंडीशन, ये प्रेजेंट थे एक्सट्रीम कंडीशन में, हाई टेम्परेचर, पीएच। एनारोबिक कंडीशन में मार्शी एरिया जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। हाई टेम्परेचर, हॉट स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है। सल्फर स्प्रिंग जहाँ पीएच सल्फर प्रेजेंट होता है जहाँ। और आर्की बैक्टीरिया कुछ एडेप्टेशन रखते हैं अपनी। इसके बाद बात करेंगे हम एडेप्टेशन क्या है इनकी, हम डिफरेंस से हम एडेप्टेशन जानेंगे आर्की बैक्टीरिया की। तो हम आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिफरेंस भी देख लेंगे और इनके एडेप्टेशन भी देख लेंगे। आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो सूडोमोनास की बनी होती है, सूडोम्यूरिन की बनी होती है। और जो यू बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकिन या म्यूरिन की बनी होती है, यानी कि केमिकली डिफरेंस है, केमिकली डिफरेंस है, केमिकली डिफर है एक दूसरे से, केमिकली डिफर है सेल वॉल में। सेल वॉल आर्की बैक्टीरिया की सूडोम्यूरिन की होती है और यू बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकिन या म्यूरिन की बनी होती है। दूसरा हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, जो सेल वॉल से अंदर होती है। इसकी मोनोलेयर होती है, इसकी लिपिड बाइलेयर होती है, यानी कि लिपिड की मेम्ब्रेन बनी होती है यू बैक्टीरिया की, और आर्की बैक्टीरिया की मोनोलेयर होती है।
इसमें ईथर लिंकेज होते हैं, ये जो जिस चीज़ से जुड़े होते हैं इसको हम लिंक बोलते हैं। लिंकेज यानी कि ईथर लिंकेज। और ब्रांच चेन होती है, इनमें ब्रांचेज निकली हुई रहती है ऐसी जो दिख पा रही हैं, ऐसे धागे टाइप जो फिलामेंट टाइप होते हैं। दूसरा हमारे पास इसके अंदर ईस्टर लिंकेज होती है। इसमें तो ईथर लिंकेज होती है, इसमें ईस्टर लिंकेज होती है। इसमें ब्रांच चेन लिपिड होती है और इसमें ब्रांच चेन लिपिड अब्सेंट होता है। ये ब्रांच होती है, इसमें लिपिड होता है, लेकिन इसमें ब्रांच चेन लिपिड अब्सेंट होता है। तीसरा लास्ट टॉपिक है हमारे पास, ये एक पॉइंट है, इसके बाद क्लास समाप्ति की ओर जाएगी। जो इनमें सिमिलरिटी डिससिमिलरिटी होती है। सिमिलरिटी किसके आधार पर हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं? तो जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन था हमारा, उसने एक ये दिया था कि आरएनए के बेस पर हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो 6 वाला था किंगडम, आरएनए के बेस पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को। और आरएनए क्या था? 16S आरएनए। आर के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया डिफरेंट इन आरएनए बेसिस ऑफ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था आरएनए। तो आर के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में जो आरएनए होता है वो डिफरेंट होता है। एक इसकी यह थी डिफरेंट। सम आर के बैक्टीरिया कैन हैव हिस्टोन प्रोटीन बट यू बैक्टीरिया नॉट हैव हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन जो है वो एक प्रोटीन होता है, जो जैसे ये एक बैक्टीरिया होता है, देख लीजिए, जैसे एक बैक्टीरिया ये है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, तो इसमें यहाँ पर एक हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो आर्की बैक्टीरिया में तो यह हिस्टोन प्रोटीन हो सकता है, लेकिन यू बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। इनकी सिमिलरिटी क्या है? ये तो हमने देखी है डिससिमिलरिटी। अब देखते हैं हम एक सिमिलरिटी। ये जो सिमिलरिटी है यही इसकी एक इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के लिए। तो एग्जाम में आता है कि राइबोसोम जो 70S है और न्यूक्लियोइड ये किन में अब्सेंट होते हैं? राइबोसोम 70S प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियोइड अब्सेंट होते हैं किन में? तो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों में ही ये सिमिलरिटी होती है कि दोनों में राइबोसोम 70S टाइप के प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियोइड जो है वो दोनों में अब्सेंट होता है। तो ये आज की हमारी एक क्लास थी जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट की थी रिप्रोडक्शन से। हमने इसमें रिप्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? रेस्पिरेशन पढ़ा। रेस्पिरेशन पढ़ा और हमने इसके बाद टाइप ऑफ बैक्टीरिया के टाइप देखे मोनेरा के। इसमें हमने 2 टाइप देखे, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। तो आई थिंक आपको ये सब समझ आया होगा। तो मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे अगला जो किंगडम है हमारे पास, इससे अगले जो किंगडम हमारे पास प्रोटिस्टा या मोनेरा के जो कुछ पेंडिंग कुछ क्वेश्चन होंगे इम्पोर्टेंट, वो हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में नई वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।